हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के बाद जो चैप्टर आता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे उससे सीक्वेंस में 1 बाय 1 लेक्चर वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे और सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसे हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की ओर। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज और उसके इफेक्ट के बारे में, जब चार्ज रेस्ट में हो या स्टैटिक सिचुएशन में हो। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे जब चार्ज मोशन में हो, यानी कि जब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, चाहे वो कंडक्टिंग वायर हो, चाहे गैसेस आयंस के फॉर्म में हो या लिक्विड में आयंस के रूप में हो, तो उसे हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन। यानी कि जब चार्ज मोशन में होगा तो चार्ज के जो इफेक्ट होंगे उस इफेक्ट को इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहला फिजिकल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से पहले वर्ड आता है जैसे करंट। करंट क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं प्रवाह, धारा। यानी कि जब वाटर फ्लो करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। तो उसी सीक्वेंस में यदि चार्ज फ्लो करेगा तो उस चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। यानी कि हम डिफाइन करेंगे अगर इलेक्ट्रिक करंट को तो बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसे हम मेजर कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली यदि हम इसे डिफाइन करें तो इसे बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई वायर है, वायर का मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। अब इस क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लीजिए वो चार्ज का अमाउंट हमने क्यों दे दिया, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पार करेगा तो वही अमाउंट ऑफ करंट इस क्रॉस सेक्शन के लिए कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि करंट जो होता है वह रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। यानी इसे हम डिफाइन करेंगे तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बाय टाइम टेकन। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब बात ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैंने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है इसमें उस एरिया का कोई रोल नहीं होता। हम इसको समझने के लिए बता दिए कि वायर के किसी गिवन क्रॉस सेक्शन से जितने अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेंगे फॉर द गिवन टाइम इंटरवल वही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट हुआ। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर प्राप्त करना हो तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम I से डिनोट करते हैं, Q यहाँ अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ और T टाइम हुआ। ओके, अब यहाँ पर यदि हम इसके यूनिट को दिखाएं तो इसका जो यूनिट होता है वो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होगा। अगर हम इसके डायमेंशन को देखें तो डायमेंशन ऑफ करंट जो होता है वो भी सिर्फ एम्पियर ही होता है, तो उसे ए से डिनोट कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो समझ में आ गया होगा।
अगर अदर वर्ड में डिफाइन किया जाए इलेक्ट्रिक करंट को तो हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्लो पर यूनिट टाइम, या अनदर वर्ड में भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट हुआ। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप 10th क्लास में भी स्टडी किए होंगे, समझे होंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स के रिगार्डिंग। पहला पॉइंट्स क्या कहता है, यदि दो कंडक्टिंग वायर है जिसमें एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो, यदि दोनों कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए तो जो भी करंट का अमाउंट होगा हर एक सेक्शन से, वो करंट का अमाउंट इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में हर एक क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम होने की वजह से करंट का जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज का जो फ्लो का स्पीड है वो सेम होगा, बात समझ में आती है। लेकिन यदि हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, तो करंट का मैग्नीट्यूड हर एक क्रॉस सेक्शन से सेम कैसे होगा? कारण ये है, इसको हम थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मान लिया कि ये एक वायर था, लेकिन अब हम एक मान के चलते हैं इसी तरह का एक ट्यूब है जिससे हम लिक्विड फ्लो कराना चाह रहे हैं। सपोज दैट अगर हम इधर से लिक्विड इंटर कराते हैं और इधर से लिक्विड बाहर क्यों निकलता है, तो हम ये देखते हैं कि यदि इसका एरिया कम होता है तो वैसे स्थिति में जो लिक्विड के फ्लो का जो स्पीड है वो काफ़ी फास्टर होगा। यदि हम इसके दूसरे क्रॉस सेक्शन की बात करें, यानी जहाँ का एरिया थोड़ा बड़ा हो, तो वहाँ पर देखेंगे जो स्पीड होता है वो इस एरिया के रिस्पेक्ट में स्लोअर होगा। यानी कि आप कभी भी गार्डन वगैरह में भी अगर मान लीजिए पौधे को पानी वगैरह डालते होंगे तो वैसे स्थिति में देखे होंगे, यदि दूर पौधा है तो वहाँ पर पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया को थोड़ा दबा दीजिए, देखिए लिक्विड क्या होता है, जो भी वाटर है वो बाहर की ओर काफ़ी फास्ट रेट से मूव करता है और वो दूर चला जाता है। तो वही कंडीशन कुछ यहाँ भी होने वाला है। क्या कि जहाँ का एरिया कम होगा वहाँ पर जो चार्ज फ्लो करेगा वो उसका स्पीड काफ़ी फास्टर होगा, और जहाँ का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ जब चार्ज फ्लो करेगा उसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि द करेंट इज सेम फॉर ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के हर एक एरिया से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज करते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। चार्ज फ्लोज फास्टर वेयर द कंडक्टर इज स्मॉलर। जहां कंडक्टर का स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहां पर चार्ज काफ़ी फास्टर रेट से मूव करेगा। उसी तरह जहां पर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन लार्जर होगा वहां चार्ज स्लोअर स्पीड से पास करेगा। जैसा कि हम लोग इट इज़ सिमिलर टू द लिक्विड फ्लो, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझाया। चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। यदि कोई कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर से किसी क्रॉस सेक्शन से मान के चलिए एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर मान लीजिए टाइम भी दे दें टी समय में, मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो उस टाइम में इस सेक्शन से कितने चार्ज फ्लो करें। तो चार्ज जो फ्लो हुए वो हम क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इज इक्वल टू एनी। तो हमें पता चल गया कि उस टाइम में उस क्रॉस सेक्शन से कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किए। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, Q का अमाउंट N इंटू ई और टाइम T। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता हो उसकी क्वांटिटी दी हुई हो फॉर द गिवन टाइम, तो उससे हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इफ एन अमाउंट ऑफ electrons are passes through a given cross section of a conducting wire in time t, then the amount of electric current passes through that cross section is given by this result, जैसा कि हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में डायरेक्शन के रिगार्डिंग है। क्या कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग वायर से पास करता है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है। कैसे, उसे हम लोग समझते हैं। देखिए जो चार्ज का जो करंट का जो मूवमेंट है, फ्लो है, वो
एनालॉग किया गया, जैसे मान लीजिए ये दो टैंक है, एक टैंक में जो लिक्विड फिलअप है वो मान लीजिए हायर लेवल पर है और एक टैंक में लिक्विड काफ़ी कम लेवल पे है। बीच में हमने एक टैप कनेक्ट कर दिया, अभी टैप बंद है जिसकी वजह से अभी लिक्विड इसमें रुका हुआ है। जैसे ही हम इसके टैप को खोलेंगे तो हम ये देखते हैं कि लिक्विड का जो फ्लो है, यानी वाटर का जो फ्लो है, वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होता है। तो ये नेचर ही है क्या कि लिक्विड का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हायर टू लोअर लेवल होता है। ओके, हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर हम एक कोई बॉडी ले लिए, उस बॉडी को हीट दिए और वो T1 डिग्री टेम्परेचर पर हीट कॉन्टेन किया हुआ है और ये बॉडी T2 डिग्री टेम्परेचर पर हीट कॉन्टेन किया हुआ है। मान लीजिए T1 डिग्री जो टेम्परेचर है डिग्री C, वो बड़ा है T2 डिग्री C के रिस्पेक्ट में। यदि हम इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा? हीट करंट मूव करेगा, यानी कि हीट एनर्जी का मूवमेंट होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। तो वहाँ पर जो मूवमेंट होगा वहाँ हम लोग हीट करंट कहेंगे। तो हीट करंट का मूवमेंट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। उसी तरह जो वाटर करंट का जो मूवमेंट होता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है। तो उसी तरह हम एनालॉग करें इलेक्ट्रिक करंट को, तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। अब आप ये देखो कि ये मूवमेंट तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल यानी दोनों का लेवल डिफरेंट था। जैसे ही लेवल सेम हो जाता है मूवमेंट रुक जाता है। उसी तरह यहाँ भी दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस था जिसकी वजह से हीट करंट मूव कर रहे थे। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल हो जाते हैं, यानी दोनों बॉडी के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे, तो कोई भी हीट करंट मूव नहीं करेगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट का जो मूवमेंट होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये तब तक फ्लो होते रहता है जब तक कि ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बने हुए हो। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देना होगा। जैसे इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कंडक्टिंग वायर से। जैसे मान लिया एक मैंने वायर ले लिया, अब इस वायर को हमने एक सेल से कनेक्ट करा दिया। सेल का ये टर्मिनल बड़ा है, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, और ये जो निगेटिव एंड है टर्मिनल छोटा है, इसको लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। इसके वजह से ये जो एंड है वो पॉजिटिव और ये एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव जो एंड है इसको हायर पोटेंशियल, तो इधर वाला बोल सकते हैं ये हायर पोटेंशियल हो गया एंड, और इधर वाला जो हो गया वो लोअर पोटेंशियल हो गया। मान लीजिए ये वायर का जो लेंथ था वो L था, ये जो पोटेंशियल भी था, इसके वजह से इसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? भी हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इनके बीच का लेंथ है, तो इसकी वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यदि हम E बराबर हम लोग पढ़े मॉड के रूप में, तो वो होता है dV/dr। dV क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V माने हैं, और इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, डिफरेंस है, वो L है। तो वैसे स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच में क्रिएट होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की ओर होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो निगेटिव टर्मिनल से इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो स्ट्रेट वे में नहीं होता, वो थोड़ा जिगजैग होता है। इसको हम आगे ड्रिफ्ट स्पीड में समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को मूव करने का कारण ये है क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, और उस फोर्स का जो वैल्यू हुआ E × E। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और कैपिटल E जो हमने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया वायर के क्रॉस, वो है।
तो इस फोर्स को पाकर वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर। तो उस तरह इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। तो जो करंट का जो मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं, क्योंकि करंट जैसे एनालॉग किए थे हम लोग वाटर करंट से, हीट करंट से, तो उसी तरह करंट का जो मूवमेंट होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं, और साथ में जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होंगे। तो इस तरह हम लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉजिटिव इन टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव इन ऑफ द कंडक्टिंग वायर। इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने यहां समझाया। और उसी तरह इस डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द वायर। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हायर टू लोअर पोटेंशियल की ओर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्केलर कैसे हुआ? कारण ये है कि ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कॉन्वेंशनल होता है। कॉन्वेंशनल का मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन मैंने लाया है वो किसी दूसरे चीज़ों से कंपेयर करके लाया है, एनालॉग करके लाया है। जैसा कि हम लोगों ने एनालॉग किया था वाटर करंट से, हीट करंट से, तो ये हम लोगों ने हायर टू लोअर पोटेंशियल एज्यूम किया था। तो यहाँ ये जो डायरेक्शन हुआ वो कन्वेंशनल हुआ। और स्केलर होने का और एक कारण है क्योंकि ये जो होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यदि दो करंट, एक I1 और एक क्या हुआ I2, इन दोनों कंडक्टिंग वायर से पास कर रहे हैं दो ब्रांच से, और ये सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो इस ब्रांच में वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मान के चलिए यहाँ का जो एंगल था वो 30 डिग्री था। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और ज़्यादा फैला देते हैं कि इनके बीच का एंगल बढ़ जाए। मान लीजिए इनके बीच का एंगल अब 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो एंगल बदलने के साथ चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा जैसा कि इस सिचुएशन में था I1 प्लस I2। तो यहाँ पे भी करंट का मैग्नीट्यूड I1 प्लस I2 होगा। लेकिन यदि यह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के आधार पर सोचते तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट था वो एंगल को चेंज होने के साथ बदल जाते हैं। तो इस कारणवश बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कारण ये है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस पॉइंट में हमने ये माना कि एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है, उस सर्कुलर पाथ वाले रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं विथ स्पीड v, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं तो करंट तो बनेंगे ही। तो इस पाथ पर करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग टाइम देख लें कि इसको एक कंप्लीट सर्किल करने में कितना समय लग रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो टोटल पाथ जो होगा वो 2πr अपॉन जो टाइम मान लिया t। तो वैसी स्थिति में t क्या होगा? 2πr अपॉन v। तो करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मान लीजिए करंट स्मॉल i है, तो i इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज q अपॉन टाइम t। तो q और t का वैल्यू रखेंगे तो 2πr अपॉन v। तो i का जो वैल्यू होगा वह q इंटू v अपॉन 2πr। तो इस मैग्नीट्यूड यानी इस रिजल्ट्स के आधार पर हम लोग यहाँ करंट के मैग्नीट्यूड को प्राप्त कर लेंगे। लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के 3 टाइप्स होते हैं मेनली। डायरेक्ट करंट जिसको हम स्टेडी करंट भी कहेंगे, दूसरा अल्टरनेटिंग करंट और तीसरा वायरिंग करंट। देखते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट वैसे करंट को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ ना बदले,
यानी कि दोज करंट हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ऐसा करंट सेल और बैटरी से ड्रॉ किया हुआ करंट होता है। तो यानी सेल और बैटरी से जो करंट हमें प्राप्त होता है वो हमेशा डायरेक्ट करंट ही होता है। तो यहाँ पर क्या है फिगर के रूप में, यानी कि यहाँ जो वेरिएशन दिखाया मैंने करंट और आई का, तो यहाँ वाई एक्सिस पर करंट ले रखा है और टाइम को एक्स एक्सिस पर ले रखा है। तो यहाँ पर जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है। तो इस कारणवश जो करंट होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये हो गया डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग करंट वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली टाइम के साथ तो चेंज करता है, लेकिन इसके जो डायरेक्शन होते हैं वो पीरियोडिकली चेंज करते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर। तो इसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं कि दोज करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड इट्स डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट को दो फॉर्म में यानी दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक साइन फॉर्म में और एक कोसाइन फॉर्म में। तो ये अल्टरनेटिंग, ये जो मैंने वेरिएशन दिखाया है वो अल्टरनेटिंग करंट का है, जिसमें वाई एक्सिस पर करंट है और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर है। तो ये जो वेरिएशन है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट होते जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 0 से t/2 के लिए ये जो वेरिएशन है वो पॉजिटिव आया, तो t/2 से t के लिए जो वेरिएशन है वो निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पीरियोडिकली जो होता है वो वैरी करते रहता है। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर ये अपने मैग्नीट्यूड को बार बार रिपीट करेगा। तो ये हो गया आपको अल्टरनेटिंग करंट। तो इसे हम साइन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइन फॉर्म में इसका जो इक्वेशन होता है इसे हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी के रूप में लिख सकते हैं, जहां आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये प्लस आई नॉट और नीचे निगेटिव वाई एक्सिस पर माइनस आई नॉट हो जाएगा। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से। उसी तरह कोसाइन फॉर्म में ये साइन फॉर्म हुआ। अब उसी तरह इन कोसाइन फॉर्म में भी वेरिएशन कुछ इस तरह होता है, लेकिन यहां जो टाइम 0 होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा साइन फॉर्म के लिए। लेकिन कोसाइन फॉर्म में क्या होगा, जब टाइम 0 होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, यानी ये जो वेरिएशन होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट से पास करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जब पिक को मेंटेन किया तो ये टाइम t हो गया, ये फिर उसी तरह आगे की ओर प्रोसीड्स करेगा। तो ये हो गया 0, ये टाइम हो गया t/2। तो ये जो वेरिएशन है करंट का, इस वेरिएशन को हम लोग I = I नॉट कॉस ओमेगा टी के रूप में लिख सकते हैं, जहां I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसे हम लोग डिटेल में अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे जो आगे चैप्टर है। तो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम अल्टरनेटिंग जनरेटर से प्राप्त कर सकते हैं, या हम इन्वर्टर लगाकर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग वैरिंग करंट देखते हैं। तो वैरिंग करंट क्या होता है? वैरिंग करंट दोज करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज with time continuously called varying current। तो वैरिंग करंट को हम लोग डिफरेंट ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे वैरिंग करंट में क्या हो गया, ये भी ग्राफ वैरिंग करंट के रूप में हो सकता है, ये भी वैरिंग करंट के रूप में हो सकता है। अल्टरनेटिंग करंट को भी हम इस तरह दर्शा दें, ये भी वैरिंग करंट के रूप में हो सकता है। तो वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करे उसे हम वैरिंग करंट कहते हैं। तो ये डिस्कशन अभी इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट डेंसिटी डिस्कस करेंगे।